नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पाठ 4 नन्हा फनकार कर रहे हैं। यह एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कलाकार है। फनकार होता है कलाकार। यह नक्काशी करने का कार्य करता है। नक्काशी बेटा पत्थरों पे करते हैं ना, जैसे दीवारों पे नक्काशी करते हैं। आप ताजमहल गए होंगे, लाल किला गए होंगे, आपने वहाँ दीवारों पे देखी होगी, उसी तरह की नक्काशी। अब पाठ शुरू करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। अब वह जो बच्चा था वो एक चौकोर लाल पत्थर के पास जाके बैठ गया। उसने प्रार्थना की भगवान से और उसके बाद अपना छेनी और हथौड़ा उठाकर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। कुछ दिन पहले ही इस बच्चे ने इसी पत्थर पे घंटियां बनानी शुरू की थी। उसने अब जो घंटी उसकी अधूरी रह गई थी उस पे अपनी छेनी रखी और हथौड़े से मार मार के नक्काशी करने लगा। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। जब वह हथौड़े से मार रहा था छेनी पर तो पत्थर टूट टूट के उड़ता है ना, तो फिर उसकी आंख पर लगता है, तो इसलिए वो आंखों को बिल्कुल सिकोड़ लेता था, छोटी कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था। साथ साथ वह साथ में कुछ गा भी रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। उसके साथ के जो और लोग थे नक्काशी करने वाले, वह भी अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता एक बार करके दिखा देने से वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। केशव अभी सिर्फ 10 साल का लड़का था और वो काम सीख ही रहा था। जैसे जैसे उसके पिता सिखाते वह वैसे वैसे करता रहता। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब तक का वह सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य कर रहा था घंटी बनाने का। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। वह भी चाहता था कि वह भी अपने पिता की तरह बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, घोड़े पत्थर पर बना सके जैसे उसके पिता बनाया करते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। कुछ समय पहले ही उसके माता पिता उसके पैदा होने से पहले ही यहाँ आगरा में आकर बस गए थे। उस वक्त बादशाह अकबर अपना आगरे का किला बनवा रहे थे तो उसके पिता को भी वहाँ पे काम मिल गया। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। अब केशव का जन्म ही आगरा में हुआ था, वो कभी अपने गुजरात के पुश्तैनी गांव में जहां उसके पूर्वज रहते थे वहां जा ही नहीं पाया। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। केशव अपने गुजरात के घर को अब नहीं पहचानता था। उसके लिए तो आगरा की गलियां और अब जो ये यहाँ पे काम कर रहा था यही उसके घर थे। उसके चारों ओर छेनी हथौड़ों की पूरे टाइम ठक ठक चलती रहती थी जिस कारण उसे आसपास की आवाजें सुनाई ही नहीं देती थी या वह ध्यान ही नहीं दे पाता था। इसलिए अचानक जब उसे आवाज सुनाई दी, माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई, तो वह थोड़ा सा घबरा गया। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे
एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। जब उस आदमी को पलटकर केशव ने देखा तो उसने कहा, हाँ ये घंटियां मैंने ही बनाई है, आप देख नहीं रहे कि मैं ही तो ये बना रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया था, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। फिर वह आदमी बोला कि दिख तो रहा है कि तुम बना रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो। मैं 10 साल का हूँ। केशव ने जवाब दिया कि मैं 10 साल का हूँ। अब वह आदमी बोलता है, 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब वह आदमी बताता है कि 10 साल? अच्छा, फिर तो तुम बहुत बड़े हो। मैंने भी 10 साल की उम्र में युद्ध में भाग लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। अब जो आदमी था, अब केशव उसे ढंग से देख पा रहा था। वह देख रहा था कि वो आदमी 30 से ऊपर का रहा होगा और सही कद काठी का था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके बालों पर पगड़ी थी लाल रंग की, और वो उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। अब केशव मन मन में सोचता है, लगता है ये कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था। अब केशव उस आदमी को बड़े ध्यान से देख रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुआ, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। उस आदमी ने कहा कि अभी तो ये लड़ी पूरी नहीं हुई, इसमें तो बहुत काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। केशव कुछ कहने ही वाला था, इतने एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। अब वह आदमी बोला कि हुजूर, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब आए। ये था पहरेदार। हांफते हुए पहरेदार ने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर उन्हें। अब वो जो पहरेदार था वो केशव को कहता है कि बेवकूफ, खड़ा हो जा, ये महाराज है, इनके आगे झुककर इन्हें सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अब जब पहरेदार ने उसे सलाम करने के लिए कहा तो केशव को कुछ कुछ समझ आने लगा। वो जैसी हालत में था वो जल्दी से खड़ा हुआ। जल्दी से खड़े होने के चक्कर में उसके हाथ से छैनी छूटकर नीचे गिर गई और उसके दिमाग में कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है, और उसने झुककर महाराज अकबर को सलाम किया। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। अकबर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये जो पहरेदार बीच में आया ना, उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अकबर ने पहरेदार को कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ, हमें यहाँ अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। पहरेदार तो चला गया, लेकिन अब केशव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। अब वो समझ नहीं रहा था कि वो अपना काम शुरू कर दे या बादशाह के हुक्म का इंतजार करे कि वो कुछ करने को कहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। अब केशव का दिल बहुत धक धक करने में लगा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब वह डर नहीं रहा था क्योंकि अकबर उसे देखकर स्माइल पास कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा।
केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। अब केशव ने जवाब दे दिया, केशव, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अब अकबर कहते हैं, केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखा सकते हो? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब अकबर कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए भी हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अब केशव भागकर अपने पिता के छेनी और हथौड़ा को लेकर आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। अब अकबर बिल्कुल फ्रेंडली होकर दोस्त की तरह उससे बोले, बताओ अब मुझे क्या करना है उसके पास ही बैठकर। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? अब केशव थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहते, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अब अकबर बोलते, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे पता है मैं सीख लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। अब केशव कहता है कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं, आप ये काम करेंगे, ये थोड़े ना अच्छा लगता है। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसते हुए बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? अब वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते तो मैंने किसी की मिट्टी से भरी हुई डलिया ढोने में मदद की थी, उठाने में मदद की थी, क्या ये उससे भी मुश्किल काम है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अब केशव बिल्कुल जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था ना केशव को, वैसे ही वो महाराज अकबर को सिखाने लगा कि ये मैंने कोयले से लकीर खींच दी है, अब आप ध्यान रखना कि आपको इन लकीर पे ही मारना है, छेनी से और कहीं नहीं मारना। अब अकबर ने जोर से मारा छेनी पर हथौड़े से, तो उसमें बहुत ज़्यादा गहरा कटाव हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। केशव ने तभी की तभी टोक दिया, ये तो गलत कर रहे हो आप, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। अब केशव महाराज अकबर को मारना सिखाते हैं। वो कहते हैं, इतनी जोर से नहीं मारना, ऐसे मारना है, धीरे से। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, और वह कहते हैं अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करके रखें, वरना किरचे जो वो मिट्टी के तिनके होते हैं ना, जो पत्थर को मारे, पत्थर से टूट टूट के निकल रहे, वो वाले तिनके उड़कर आंखों में चले जाएंगे। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। अकबर उसे सिखाते हुए देखकर मुस्कुराने लगे और बोलते हैं, जी हुजूर। बड़े प्यार से वह उस बच्चे को बोलते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। अब केशव को बड़ा मजा आ रहा था सिखाने में अकबर को। वो तो भूल ही गया था कि ये तो हिंदुस्तान के बादशाह है। वो बस सिखाने में लगा हुआ था, जैसे उसके पिता उसे सिखाते हैं ना, वैसे ही। जैसे ही अकबर थोड़ी सी गलतियां करते, उसकी त्योरियां चढ़ जाती और वह उन्हें टोक देता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अब अकबर काम करते करते पूछते, क्या ये काम सही नहीं हो रहा? और केशव भी बोल देता, नहीं, सिर हिलाकर। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। ये दोनों इतना अपने काम में मगन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आसपास के जितने भी लोग थे सब उन्हें ही देख रहे थे।
अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब अकबर ध्यान से देखते हैं कि केशव सिर्फ कोयले से बने हुए डिजाइन पर ही नहीं कर बना रहा था, वो अपने आप भी उसमें कुछ डिजाइन ऐड किए जा रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। अब अकबर कहते हैं केशव को कि तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे और तुम मेरे कारखाने में भी काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? अब केशव कंफ्यूज होता है, बोलता है कारखाना? कौन सा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। अब अकबर बोलते हैं केशव को कि मेरा बस एक किला बन जाने दो, उसके बाद यहाँ आकर जब लोग बसने लग जाएंगे तब मैं यहाँ कारखाने बनवा दूंगा, जहाँ सभी प्रकार के कलाकार आकर रहेंगे और यहीं पर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अब केशव खुश होकर बोलता है कि हाँ, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। अब अकबर उठ गए और वापस जाने लगे और प्यार से केशव का कंधा थपथपा के बोलते कि बच्चा, तुम अपना काम करते रहो। अब केशव उनसे पूछते क्या आप दोबारा आएंगे? तो अकबर भी बड़े प्यार से बोलते बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। अकबर के जाने के बाद केशव पूरा दिन सबको बताता रहा कि कैसे अकबर उसके पास आए, उससे बातचीत की और काम सीखा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। अब केशव जाकर, रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने पिता के पास जाकर लेट गया। तो उसके पिता नींद में ही बोलते कि तुम तो अभी से बहुत प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अब केशव खुश होकर अपने पिता को कहता है कि बादशाह सलामत, अकबर ने कहा है कि एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। अब जो केशव था अपने पिता से बोलता है कि हमारे बादशाह बहुत अच्छे इंसान है। फिर उसके पिता भी कहते हैं बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वह सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? अब केशव था वो बड़े उत्सुकता से अपने बाबा से पूछता है कि बादशाह के पास तो अकबर में बहुत सुंदर महल है, फिर वह सीकरी शहर में क्यों अब महल बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होगी। अब जो उसके पिता थे वह अपने बेटे को बादशाह अकबर की कहानी बताने लगे कि जब उनके कोई भी बच्चा नहीं था तब वह इधर उधर जाते थे साधु संतों के पास। तो एक बार वो सीकरी गए थे, वहाँ पे वो ख्वाजा सलीम चिश्ती से मिले थे। उन्होंने बताया था कि तुम्हारी 3 संतानें होगी। शहजादा सलीम,
मुराद और दनियाल केशव ने चहकते हुए कहा। केशव ने बादशाह अकबर के तीनों ही बेटों का नाम लेते हुए बोला, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तभी बादशाह अकबर ने फैसला लिया था कि वह ख्वाजा सलीम चिश्ती के लिए वहाँ पर शहर को बसाएंगे, सीकरी में। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। केशव बोलता, अच्छा अब मैं समझ गया कि बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम क्यों रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। और वह कहते हैं इसीलिए हम यहाँ पे नए शहर के लिए पत्थर तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। अब ऐसे ही बात करते करते केशव सो जाता है। तो बच्चा, ये थी कहानी। बहुत अच्छी कहानी थी। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।